आज हम पढ़ने वाले हैं एमए इतिहास फर्स्ट सेमेस्टर 20वीं शताब्दी का विश्व। इसमें प्रश्न पत्र दूसरे को हम कंप्लीट करेंगे। पहली यूनिट है इसकी हमारी। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी की विरासत, पूंजीवादी एवं साम्राज्यवादी का विस्तार, उदारवाद, उदारवादी विचारक और उदारवाद के लाभ एवं हानियाँ हम इसमें कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यूरोप में साम्राज्यवाद का पुनरुत्थान किन कारणों से हुआ था। 19वीं शताब्दी की विरासत के रूप में पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के प्रारंभ एवं विकास की विवेचना कीजिए। 19वीं शताब्दी में पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के अभ्युदय के क्या कारण थे। 19वीं सदी में पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद की प्रगति पर एक निबंध लिखिए। 19वीं सदी की विरासत एवं पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद। पूंजीवाद का प्रारंभ एवं विकास। पूंजीवाद औद्योगिक क्रांति की देन है, तथापि यह भावना समाज के लिए नवीन नहीं थी। पूंजी एवं पूंजीवादी भावना समाज के अति प्राचीनता काल से विद्यमान थी। यूरोप में पुनर्जागरण के काल मध्य युग में छोटी छोटी व्यापारिक कंपनियों ने लोगों की व्यक्तिगत पूंजी को एकत्रित करके व्यापारिक कार्यों में लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसे व्यापारिक पूंजीवाद का प्रारंभिक काल माना जाता है। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापारिक पूंजीवाद का तीव्र गति से विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद के मध्ययुगीन स्वरूप का विकास एवं विस्तार हुआ। इस भावना ने प्रत्येक आर्थिक क्रिया को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, जिनके कारण संपूर्ण समाज पर इनका प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ा। इस नवीन भावना को औद्योगिक पूंजीवाद की संज्ञा देना अधिक तर्कसंगत होगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले व्यापार, वाणिज्य एवं कृषि के विकास के लिए वंचित पूंजी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, किंतु यांत्रिक आविष्कार होने से विशाल पैमाने पर दो मुख्य कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता हुई। प्रथम, नवीन मशीनों की कीमत बहुत अधिक थी, और द्वितीय, जिन कारखानों में मशीनों का प्रयोग होना था उन कारखानों की स्थापना के लिए भी अपार धनराशि की आवश्यकता होती थी। इसके अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान करने के लिए भी एक विशाल धनराशि की आवश्यकता थी, क्योंकि नवीन जो निर्मित माल है उसकी बिक्री तथा बिके हुए माल के बदले में धन आने के समय तक मजदूर अपनी मजदूरी के भुगतान की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार आधुनिक विश्व में उद्योग ने विशाल पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता को जन्म दिया। इस आवश्यकता को कोई भी पूंजीपति, उद्योगपति अकेले ही पूरा नहीं कर सकता था, अतः इसका समाधान करने के लिए विनियोजन प्रथा या इन्वेस्टमेंट सिस्टम का सहारा लिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, लिपिक आदि ने अपनी बची बचत की धनराशि विनियोजित करने की व्यवस्था की, जिसके बदले में उन्हें ब्याज, बॉन्ड और प्रमाण पत्र आदि के रूप में प्रेरणात्मक वस्तु प्रदान करने का प्रावधान किया गया। यह औद्योगिक पूंजीवाद का स्वरूप था, जिसके अंतर्गत उद्योगों के लिए विशाल पैमाने पर पूंजी जुटाने की जटिल कार्य को समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग से पूरा करने का प्रयत्न किया गया। समाजवाद का पुनरुत्थान। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में साम्राज्यवादी भावना का उदय मूलतः औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। यद्यपि इससे पूर्व भी इस भावना का व्यापक विकास हुआ था और अनेक यूरोपीय राष्ट्र ने अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करना प्रारंभ किया था, परंतु अधिक आर्थिक लाभ की दृष्टि से यूरोप में औद्योगिक राष्ट्र के मध्य साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता निरंतर बढ़ने लगी और अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने लगे, जिसके लिए उन्होंने अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इन परिस्थितियों में इन्होंने साम्राज्यवादी भावना उग्र रूप से धारण करने लगी, जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप की शक्तियों के संघर्ष का केंद्र यूरोप न होकर एशिया और अफ्रीका बन गए, और इन नीतियों ने विश्व रणनीति को जन्म दिया। आधुनिक साम्राज्यवाद के उदय के कारण। आधुनिक साम्राज्यवाद की नीतियों के अभ्युदय एवं पुनरुत्थान के निम्नलिखित कारण है। पहला आता है आर्थिक कारण। साम्राज्य विस्तार में आर्थिक तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे इसके विश्लेषण इस प्रकार हैं।
अतिरिक्त उत्पादन। औद्योगिक क्रांति के कारण फ्रांस, जर्मनी, इटली, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और औद्योगिकरण का विकास हुआ, जिसके कारण अतिरिक्त उत्पादन हुआ। अतिरिक्त उत्पादन की खपत नए बाजार खोज कर की गई, जिसके कारण उन देशों में साम्राज्यवादी नीति अपनाई गई। फिर आते हैं खाद्यान्न एवं कच्चे माल की मांग। औद्योगिक उत्पादन करने के लिए ऊन, कपास, चमड़ा, कच्चा लोहा, रबर, टिन, तेल की ज़रूरत हुई। ज्यों-ज्यों उत्पादन बढ़ा त्यों-त्यों ही कच्चे माल की ज़रूरत के साथ ही कच्चे माल की पूर्ति अविकसित देशों से की जा सकती थी। औद्योगिक एवं विकसित सरकार ने नए प्रदेश एवं उपनिवेश प्राप्त किए। इस प्रकार साम्राज्य बढ़ाया। यूरोप के देश उद्योग धंधों में लग गए। उन्होंने देश में उत्पादन कम होने लगा, इसलिए इन्होंने अन्य देशों से सामान मंगाना प्रारंभ कर दिया। यातायात एवं संचार के साधन। औद्योगिक क्रांति के कारण यातायात एवं संचार के साधनों में क्रांतिकारी प्रगति हुई। डाक, तार, भाप की शक्ति से चलने वाले जहाज, रेलों के मार्ग ढूंढे गए। तार टेलीफोन के संसाधनों में वृद्धि करके व्यापार बढ़ाया जाने लगा। इन सब के कारण विश्व में या युद्ध में विजय करना भी सरल हो गया। अतिरिक्त पूंजी। औद्योगिक उत्पादन के कारण यूरोपीय देशों में पूंजी की पर्याप्त संग्रह हो गया। उत्पादित सामान की लागत भी कम हो गई, जिससे कि उनकी बिक्री में फ़ायदा हुआ, जिससे पूंजीपति वर्ग शक्तिशाली हुआ। और इन सब कारणों से उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के तरीकों में नया क्षेत्र खुल गया। पूंजी अधिक होने के कारण सरकार ने नए उपनिवेश एवं साम्राज्य स्थापित करने के तरीके ढूंढने को कहा। उत्तरी अफ्रीका में, मोरक्को में फ्रांस ने अपनी पूंजी लगाई। साम्राज्यवाद में निहित वर्ग। इसके कारण यूरोप में व्यापारियों, व्यवसायी एवं उद्योगपतियों का एक विशिष्ट वर्ग बना, जिसके स्वार्थ साम्राज्य निर्माण एवं प्रसार में निहित हो गए। युद्ध सामग्री एवं हथियार बनाने वाले उद्योगपति साम्राज्यवाद का समर्थन करने लगे। जलपोतों के निर्माण वाले उद्योगपति भी साम्राज्यवाद को प्रेरित करते थे। बैंकों के संचालक और अधिकारी अन्य पिछड़े देशों को ऋण देकर अपने साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित करते थे। ब्रिटेन के चाइल्ड बैंक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को स्वेज बैंक के शेयर खरीदने के लिए ऋण दिया था और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था कि मिस्र पर कब्जा करे। इस प्रकार निहित स्वार्थी वर्ग साम्राज्यवादी विस्तार के लिए उत्तरदायी था। यही कारण है कि यूरोप में औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी विस्तार तेजी से हुआ। नेक्स्ट आता है राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण के अतिरिक्त नव साम्राज्यवाद के उदय के लिए राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार है। निम्नलिखित इसके प्रमुख उपाय हो सकते हैं। पहला आता है उपनिवेश की स्थापना एवं साम्राज्य विस्तार। नवीन सामुद्रिक खोजों के कारण यूरोप के देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन साहसी खोजी व्यक्तियों ने अज्ञात प्रदेशों की खोज की, जिसमें राज्य ने वहां अपना साम्राज्य कायम किया और बस्तियां बनाई। डेविड लिविंगस्टन, गुस्टाव नेकटिंगाल, हेनरी मार्टिन आदि ऐसे साहसी व्यक्ति थे जिनके कारण ब्रिटिश जर्मन साम्राज्य का विस्तार हुआ। गुस्ताव नेकटिंगाल ने कैमरून और टोगोलैंड को तलाशा था। साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक। ब्रिटेन के लॉर्ड चैम्बरलेन रोजबरी किचनर ने फ्रांस के प्रधानमंत्री फेरी, बेल्जियम के सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय और जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय आदि साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासकों ने अपनी नीति एवं कार्यों से साम्राज्यवादी विस्तार किया था। जल सेना एवं अड्डे। कुछ यूरोप के राष्ट्रों ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया और नौसैनिक अड्डे स्थापित किए। भूमध्य सागर में साइप्रस और दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप पर फ्रांस का अधिकार हुआ। ब्रिटेन ने समुद्री मार्ग पर अपना कब्जा कर लिया। राष्ट्रीयता। उग्र राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने के कारण यूरोप में राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद का प्रसार किया और उन देशों ने अपनी भाषा एवं संस्कृति को फैलाया। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक कारण। नवीन
साम्राज्यवादी नीति के विस्तार के लिए निम्नलिखित कारण सामाजिक कारण उत्तरदायी माना जाता है। पहले आता है जनसंख्या। यूरोपीय देशों में जनसंख्या बढ़ती रही। सभी बड़े देश ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि की जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई, जिसके समाधान एवं निराकरण के लिए दो साधन अपनाए गए। पहला, स्वदेश का उत्पादित माल अन्य देशों में बेचकर लाभांश से खाद्यान्न मंगाया जाना चाहिए और एशिया, अफ्रीका के क्षेत्रों में लोगों को बसाना। ये उपाय साम्राज्यवाद के विकास में काम आए। फिर आता है समाचार पत्र एवं साहित्य। कवियों, लेखकों, विचारकों ने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर अपनी सभ्यता नस्ल का प्रचार किया। समाचार पत्रों ने साम्राज्यवादी रुचि एवं भावनाओं में वृद्धि में योगदान दिया। ब्रिटेन में चिंतकों ने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की, जिसके विस्तार में विकास विषय में छापा, और चार्ल्स डिल्के का ग्रंथ 1870 में ग्रेट ब्रिटेन में छापा। 1880 में जॉन सीले ने साम्राज्यवाद पर लिखा। इन्होंने उपनिवेशवाद को प्राप्त करने पर जोर दिया। नेक्स्ट आते हैं परोपकारी एवं मानवतावादी प्रयास। यूरोप के लोगों ने अपनी शक्ति, सभ्यता और संस्कृति की प्रगति के विषय में लिखा। इन्होंने मानवतावादी कल्याणकारी कार्यों के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिन्हें ब्रिटेन ने श्वेत जाति का उत्तरदायित्व माना। इटली ने इसे पुनीत कार्य समझा। फ्रांस ने भी अच्छा काम माना इसे, और ब्रिटेन के कवि एवं साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग की रचना इन दिशा में अच्छी मानी जाती है। धार्मिक एवं नैतिक कारण। साम्राज्य नीति के अभ्युदय के लिए धार्मिक कारण भी थे। ईसाई धर्म प्रचारकों का उद्देश्य शताब्दियों से ईसाई धर्म को विश्वव्यापी बनाने का रहा है। धर्म प्रचार के लिए विश्व के कोने कोने में प्रचारक मंडल भेजे जाते थे। यहाँ तक कि कहीं कहीं राजनीतिक संबंध से पूर्व धार्मिक संबंध स्थापित करने में प्रचारक लोग सफल हुए हैं। धर्म के प्रचार के लिए प्रचारकों को पदाधिकारियों के संरक्षण की आवश्यकता अनुभव होती थी। अफ्रीका, दक्षिणी सागर के तटवर्ती देशों में ईसाई धर्म के प्रचारकों ने बाद में आने वाले व्यापारी वर्ग एवं सेवकों के लिए मार्ग खोलने का कार्य किया। यद्यपि कुछ देशों में इन धर्म प्रचारकों ने अच्छी लगन एवं उत्साह से धर्म प्रचार, प्रसार एवं सभ्यता का प्रसार करने का प्रयास किया और असभ्य लोगों को स्वास्थ्य एवं सफाई के सिद्धांत बतलाए, परंतु अनेक बार यूरोपीय पदाधिकारियों के सहयोग से इन्होंने जनता पर अनैतिक एवं कठोर अत्याचार करने में भी संकोच नहीं किया। अनेक बार बलपूर्वक ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए वे लोग संकुचित नहीं थे। इस प्रकार का प्रचार उपनिवेशों में ही सफलतापूर्वक संभव हो सकता था। अतः अनेक बार ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने मातृ देश के लिए उपनिवेश निर्माण के कार्य में सहयोग देकर उसे सरल बनाने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में दो महाद्वीप अफ्रीका और एशिया यूरोप वासियों की लोलुप दृष्टि के शिकार हो गए। इस प्रकार ईसाई धर्म प्रचारकों ने विश्व के सभी भागों में ईसाई धर्म के प्रचार एवं मानवता के उद्धार के नाम पर साम्राज्यवाद के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट आते हैं उदारवाद के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंग्लैंड एवं फ्रांस में उदारवाद के विकास पर प्रकाश डालिए। उदारवाद का विकास। यूरोप में मध्य वर्ग के उदय के फलस्वरूप ही उदारवादी सिद्धांतों का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि रूढ़िवाद के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा। सिद्धांत 18वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति से प्रभावित था, जिसने निरंकुशता एवं असमानता का व्यापक स्तर पर विरोध किया। इसका संसदीय प्रणाली एवं वैधानिक नियम में व्यापक विश्वास था। इनका संसदीय प्रणाली एवं जो वैधानिक नियम है इनमें व्यापक विश्वास था। इससे मध्य वर्ग की सुरक्षा एवं निरंकुशता से मुक्ति की प्रबल संभावना बढ़ी। वास्तव में उदारवाद से तात्पर्य वस्तु एवं अधिकारों का व्यापक स्तर पर वितरण था। उदारवाद का सर्वाधिक प्रभाव उन्हीं क्षेत्रों पर पड़ा जहाँ पर औद्योगिक क्रांतियों का अत्यधिक प्रसार हुआ। उदारवाद का आदर्श धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के बिना अपूर्ण था। हालिओक का कहना था कि धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जो कि जीवन के तत्काल कर्तव्य के रूप में संभावित उच्चतम बिंदु तक मानव के नैतिक एवं बौद्धिक विकास की खोज करता है। इस सिद्धांत के प्रचलन से यूरोपीय राष्ट्र में राष्ट्रीयता की तीव्र भावना विकसित हुई, जिसके
से परंपरागत रूढ़िवादी शक्तियों को चुनौती एवं उदारवादी प्रवृत्तियों को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। उदारवाद का स्वरूप। उदारवादी मध्य वर्ग की संपत्ति के स्वामी तक ही मताधिकार को सीमित रखना चाहते थे और निर्धन एवं मजदूरों के मत देने के अधिकार के पक्षधर नहीं थे। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ही संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण चाहते थे। इनका विचार था कि सरकार को केवल पुलिस के रूप में कार्य करना चाहिए। वे आर्थिक क्षेत्र एवं सामाजिक निर्माण में सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार करने को तत्पर नहीं थे। वे चर्च एवं पारदी वर्ग के विरोधी थे और सरकार के कर्मों में धार्मिक हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे। 1870 के पश्चात उदारवादी दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। मध्यम वर्ग सत्ता एवं संपत्ति संपन्न हो चुका था, जिससे वह सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में और अधिक परिवर्तन का विरोध करने लगा। फलस्वरूप इसका स्थान औद्योगिक सर्वहारा वर्ग ने ग्रहण किया, जो जनसाधारण के हित के लिए आर्थिक मामलों में सरकार के अधिक से अधिक हस्तक्षेप के समर्थक थे और आक्रमण एवं सैनिकवादी राष्ट्रवाद को उदारवादी जनतंत्र के लिए संकट मानते थे। फलस्वरूप 1870 के पश्चात उदारवाद अंतर्राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुआ। इंग्लैंड में उदारवाद। यद्यपि इंग्लैंड में 13वीं शताब्दी से ही कानून द्वारा शासन एवं प्रतिनिधि सरकार की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु संपत्ति सीमा से प्रतिबंधित मताधिकार के कारण वह जनतांत्रिक नहीं थी। आर्थिक मंदी एवं निरंतर 22 वर्षों तक फ्रांस के साथ युद्ध में फंसे रहने से वहां पर बेरोजगारी, हड़ताल, दंगे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। वहीं 1822 में सुधारवादी टोरी सरकार द्वारा कुछ आंशिक सुधार किए गए और मजदूरों को संघ निर्माण, सीमा शुल्क में कमी आदि के साथ नेविगेशन कानून को सरल बनाया गया, परंतु मौलिक अधिकारों और शासन में जनसाधारण की हिस्सेदारी के संबंध में कोई प्रयत्न नहीं किया गया, जिससे मताधिकार विस्तार की मांग उठने लगी। फलस्वरूप संसदीय सुधारों को स्वीकार करके 1832 के सुधार कानून द्वारा प्राचीन निर्वाचन पद्धति के दोषों को समाप्त कर दिया गया, जिससे सत्ता औद्योगिक बर्जुआ वर्ग के हाथों में पहुंच गई। 1930 में दास प्रथा का अंत कर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना से प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी में वृद्धि हुई। सरकार द्वारा स्कूलों की आर्थिक सहयोग एवं आपराधिक दंड प्रक्रिया को सरल बनाया गया। वस्त्र उद्योग में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध के साथ कार्य के घंटे निर्धारित कर दिए गए। इसके अतिरिक्त 1846 के कारण ला द्वारा अनाज पर लगने वाले आयात कर को समाप्त कर देने से रोटी के मूल्य में गिरावट आ गई। फिर भी इससे जनसाधारण को कोई लाभ नहीं हुआ। तत्पश्चात 1838 में सर्वहारा वर्ग के नेताओं द्वारा एक चार्टर के माध्यम से एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें सभी पुरुषों को मताधिकार, मत देने की गुप्त प्रक्रिया, संसद सदस्यों के संपात्रिक योग्यता का समापन, वार्षिक निर्वाचन, समान निर्वाचन क्षेत्र एवं संसद सदस्यों का वेतन निर्धारण की मांग की गई थी। इस चार्टर को 3 बार ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तीनों ही बार उनकी मांग अस्वीकार कर दी गई थी। फिर भी सर्वहारा वर्ग के प्रभाव निरंतर बढ़ते गए। अंत में डिसरेली ने 1867 ईस्वी का द्वितीय सुधार बिल पास कर मताधिकार एवं मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी। 1884 में ग्लैडस्टोन ने तृतीय सुधार बिल पास कर पुरुष मजदूरों को मताधिकार प्रदान किया और 1918 में महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हुए। 1906 से 1911 के मध्य लॉर्ड जॉर्ज ने संसद द्वारा दुर्घटना एवं बीमारी, वृद्धावस्था एवं बेकारी बीमा संबंधी योजना स्वीकृत कराई। इस प्रकार से 1918 में इंग्लैंड की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रजातंत्र के मार्ग में व्यापक वृद्धि हुई। फ्रांस में उदारवाद। इंग्लैंड की अपेक्षा अन्य यूरोपीय राष्ट्र में उदारवाद की भावना तीव्र गति से जागृत हुई, क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड के बाद हुआ था। इसके अतिरिक्त अन्य यूरोपीय राष्ट्र में विशेषाधिकार एवं प्रतिक्रियावादी
शक्तियों का अपना अत्यधिक महत्व था। वास्तव में फ्रांसीसी उदारवाद का प्रमुख आधार फ्रांसीसी क्रांतियाँ थीं, जिन्होंने यहाँ पर पारदियों की निरंकुशता एवं विशेषाधिकार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस समय तक फ्रांस में मजदूरी की स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी। इन्हें अत्यधिक काम के बदले कम वेतन दिया जाता था। इनके लिए निवास, चिकित्सा एवं बीमा की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही इन्हें अपने संघ निर्माण का कोई अधिकार था। इससे जनसाधारण में व्यापक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप लुईस वाल्क ने नवीन संविधान के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा निर्मित किए जाने का आदेश दिया। मजदूरों के पारिश्रमिक में कुछ वृद्धि की गई, फिर भी उनकी स्थिति शोचनीय बनी रही। सर्वहारा वर्ग ने अस्त्र उठाए और 1870 के पश्चात औद्योगिक विस्तार ने जनसाधारण को अपने अधिकारों के प्रति व्यापक जागृति उत्पन्न की। इन्होंने स्वयं को संगठित कर अधिक से अधिक क्षेत्रों में मताधिकार एवं शिक्षा को प्राप्त किया। अंत में 20वीं शताब्दी में फ्रांस की जनतंत्रवादी सरकार ने स्वयं को उत्तरदायी मानकर फैक्ट्री कानून के निर्माण के माध्यम से मजदूरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की और 1905 से 1910 के मध्य अनेक सुधार कार्यक्रमों द्वारा फ्रांसीसी सरकार ने बेकारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना, बीमारी बीमा संबंधी विभिन्न व्यवस्था की शुरुआत की, जिससे फ्रांसीसी जनता के राजनीतिक दृष्टिकोण का विस्तार हुआ। वे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जागरूक हुए। इस प्रकार यूरोपीय उदारवाद का प्रमुख विकास प्रायः औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में विभिन्न सुधार अधिनियमों द्वारा जनसाधारण के मताधिकार की व्यवस्था कर अनेक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। इसी प्रकार फ्रांस में भी उदारवादी भावना के उदय ने सरकार को जनहित कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए विवश कर दिया। नेक्स्ट आता है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एवं जापान में साम्राज्यवाद के विस्तार का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। आधुनिक विश्व में औद्योगिक प्रगति एवं जनसंख्या वृद्धि, उग्र राष्ट्रीयता, यातायात के साधनों की उपलब्धता, धार्मिक कारण आदि से यूरोपीय साम्राज्यवाद का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, जिससे अनेक यूरोपीय राष्ट्र के मध्य साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि हुई। वे अपने उन्नत व्यापार एवं निर्मित वस्तुओं की खपत के लिए अच्छे बाजार की खोज का अनुभव करने लगे। इनकी प्रगति के लिए इन्होंने उपनिवेश की स्थापना की और अपना ध्यान उपनिवेशवाद की ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उपनिवेशवाद की प्रतिद्वंद्विताओं को बल मिला और यूरोपीय राष्ट्रों में विश्व के अन्य राष्ट्रों पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने अपने उपनिवेश की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया, जिससे विश्व में यूरोपीय साम्राज्यवाद की प्रधानता स्थापित हुई। जिन प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र में राष्ट्रीय या साम्राज्यवाद का विकास हुआ था, उनकी विवेचना निम्न प्रकार है। इंग्लैंड में साम्राज्यवादी विस्तार में इंग्लैंड यूरोप के अन्य राष्ट्रों की तुलना में अग्रणी रहा है। अंग्रेज़ों ने 16वीं शताब्दी से ही इंग्लैंड के बाहर उपनिवेश की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के काल में सर्वप्रथम उत्तर अमेरिका में इंग्लैंड के उपनिवेश स्थापित हो गए और 17वीं शताब्दी के अंत तक उत्तर अमेरिका के अन्य प्रदेशों में अंग्रेज बस गए। सन 1783 में इंग्लैंड के पास अन्य उपनिवेश थे और सन 1815 में इसका कड़ाई से पालन किया गया। उत्तर अमेरिका में स्थित इंग्लैंड के उपनिवेश में से 13 उपनिवेश 1796 ईस्वी में स्वतंत्र हो गए थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में उत्तर अमेरिका के प्रदेश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका आदि में अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया गया था। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक इंग्लैंड ने कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के शेष प्रदेशों में भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इंग्लैंड ने सन 1839 में न्यूजीलैंड पर अधिकार किया। इसके बाद सन 1875 में इन्होंने स्वायत्त शासन की स्थापना अधिकार दे दिया इनको। इंग्लैंड का सबसे बड़ा राज्य भारत था, जो कि अंग्रेज़ों की ब्रिटिश साम्राज्यवादी भावना का शिकार हुआ था। 1858 तक इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा और इसके बाद ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन हो गया। 20वीं शताब्दी में सन
1947 में भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया। अंग्रेजों को अफ्रीका में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सर्वाधिक प्रयास करने पड़े। उसने अफ्रीका में रोडेशिया, मिस्र, सूडान, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका, लियोना, सिएरा ढाना, न्यूजीलैंड या नाइजीरिया, ब्यूचियानालैंड, केप कॉलोनी, नेटाल, नासालैंड आदि को अपने साम्राज्य में मिला लिया। फ्रांस में साम्राज्यवाद का विस्तार। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में फ्रांस की सरकार ने भी उग्र रूप से साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। जूलस गेवी 1881 एवं 1883 से 1885 तक फ्रांस के प्रधानमंत्री रहे, जो कि साम्राज्यवादी नीतियों के महान समर्थक थे। इनके काल में फ्रांस ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की है। 1881 में ट्यूनिस के सम्राट को फ्रांस का संरक्षण स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। ट्यूनिस के अतिरिक्त फ्रांस ने पश्चिम अफ्रीका में सेनेगल, गुयाना, डहोमी, आइवरी कोस्ट, नाइजर नदी के तटवर्ती प्रदेशों को उपनिवेश के रूप में प्रेरित किया। फेरी ने फ्रेंच कांगो के लोगों की स्थापना की और मेडागास्कर विजय करने के लिए भी सेना भेजी। मोरक्को पर भी फ्रांस अधिकार करना चाहता था, परंतु इसके लिए जर्मनी में संघर्ष करना आवश्यक था। तथापि जर्मनी के विरोध करने पर 1912 तक मोरक्को लगभग पूर्णतः फ्रांस के नियंत्रण में आ गया था। एशिया में भी फ्रांस ने इंडोचीन, कोची, चीन एवं कोलंबिया पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होने तक फ्रांस की औपनिवेशिक साम्राज्य अत्यंत विशाल हो चुका था। जर्मनी में साम्राज्यवाद का विस्तार। प्रारंभ में जर्मन नेता बिस्मार्क जर्मनी के साम्राज्य के विस्तार एवं उपनिवेशों की स्थापना के विरोध में थे। यह यूरोप महाद्वीप में शांति की स्थापना एवं जर्मनी के अतिरिक्त विकास को प्राथमिकता देते थे। इनकी धारणा थी कि यूरोप के अन्य देशों की भांति यदि जर्मनी ने भी औपनिवेशिक विस्तार की नीति को अपनाया तो अन्य देशों से जर्मनी के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। अपने कार्यकाल के आरंभिक चरण में उसने जर्मनी को संतुष्ट राष्ट्र की संज्ञा देकर उसे औपनिवेशिक विस्तार की होड़ से अलग रखा, परंतु कालांतर में उससे अपनी इस नीति में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि जर्मनी की औद्योगिक एवं व्यापारिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने से उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल एवं निर्मित माल की बिक्री के लिए नवीन क्षेत्रों की आवश्यकता सरकार के सामने स्थापित हुई। इनकी पूर्ति औपनिवेशकों की स्थापना के द्वारा ही संभव थी। अंततः देश की औद्योगिक विकास से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने, ईसाई धर्म का प्रचार करने, देश की राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि करने एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के आकार की समस्या को हल करने की दृष्टि से बिस्मार्क के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और उसने देशवासियों की भावना का आदर करते हुए नवीन उपनिवेश स्थापित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए। उसने सन 1879 में जर्मनी की एक व्यापारिक कंपनी को समोआ द्वीप में कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की और 1882 में जर्मन उपनिवेश संघ की स्थापना की। शीघ्र ही जर्मनी की कुछ व्यापारिक कंपनियों ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, टोगोलैंड, कैमरून, मार्शल द्वीप समूह, पूर्वी अफ्रीका, न्यू गाइना आदि स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। सरकार ने एक कानून बनाकर इन व्यापारिक केंद्रों को जर्मनी का संरक्षण प्रदान कराने की घोषणा की। सन 1886 में एक अन्य कानून बनकर जर्मनी एवं संरक्षित उपनिवेश के मध्य चलने वाले पानी के जहाज़ों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बिस्मार्क के कार्यकाल में जर्मनी के उपनिवेशों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया। सन 1890 में त्यागपत्र देने से पूर्व बिस्मार्क ने इन संरक्षित उपनिवेशों को जर्मन साम्राज्य में मिला लिया। कालांतर में बिस्मार्क द्वारा प्रारंभ की गई उपनिवेशवाद की नीति को कैसर विलियम द्वितीय ने उग्र रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। नेक्स्ट आता है जापान में साम्राज्यवाद का विस्तार। जापान में साम्राज्यवादी प्रथा की समाप्ति के पश्चात केंद्रीय शासन अत्यंत सुदृढ़ हो गया। 1894 से 95 में चीन एवं
1904 से 1905 में रूस को पराजित करके जापान ने अनायास ही एशिया का नेतृत्व पद प्राप्त कर लिया। शीघ्र ही उसे सुदूर पूर्व में यूरोपीय शक्ति के मार्ग का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। वह यूरोप की शक्तियों का प्रबल प्रतिद्वंदी बन गया और चीन के विभाजन में उसने अपनी रुचि प्रदर्शित करनी प्रारंभ कर दी। पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा प्राप्त लाभ का उसने पूर्णतः उपभोग किया। कोरिया से रूस को बाहर निकालकर जापान ने कोरिया की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। 1910 में इसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया इसको। कोरिया के अपहरण का मार्ग उसने यूरोप के देशों के अनुकरण पर ही अपनाया था। यूरोप की सभ्यता के साथ साथ यूरोप के साम्राज्यवाद को भी जापान ने ही ग्रहण कर लिया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही जापान को साम्राज्यवाद लिप्सा की पूर्ति के लिए शुभ अवसर प्राप्त हो गया। इस युद्ध से लाभ उठाकर जापान ने एशिया और मुख्यतः चीन में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिससे वह सफल भी रहा। उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर प्रशांत महासागर स्थित रिशुकु द्वीप को चीन की प्रभुत्व से पृथक कर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसके अतिरिक्त जापान ने चीन से फार्मूसा, लियोतुंग और पेस्काडोसी प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित कर 1942 में मनीला पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार साम्राज्यवाद के क्षेत्र में जापान ने भी अन्य राष्ट्रों की भांति महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इंग्लैंड में नवीन साम्राज्यवाद के विकास पर प्रकाश डालिए एवं 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड ब्रिटेन के औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के विस्तार की चर्चा कीजिए। इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीति 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन के पास एक विस्तृत साम्राज्य था, जिसके अंतर्गत भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित थे। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में उलझे रहने के कारण औपनिवेशिक की ओर ध्यान नहीं दे सका, परंतु धीरे धीरे औपनिवेशिकों के संबंध में उसकी नीति एवं दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इंग्लैंड में साम्राज्य की एक नई कल्पना को जन्म दिया। इस काल में जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि यूरोपीय राज्य भी औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयत्न करने लगे थे। नवीन औपनिवेशिक नीति का विकास। नवीन औपनिवेशिक नीति के विकास में निम्न तत्व एवं कारक सहायक रहे। औपनिवेशिक विकास मतलब इसमें औद्योगिक विकास हुआ औपनिवेशिक से, फिर गौरव के प्रतीक बने प्रतिद्वंद्विता बढ़ी, मुख्य व्यापार का सिद्धांत हुए, सुधारवादियों का आविर्भाव हुआ, सुधारकों द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया गया, उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और मैनचेस्टर विचारधारा का प्रभाव। नवीन औपनिवेशिक नीति का विकास का क्या क्या कारक सहायक थे। पहले आते हैं औद्योगिक विकास। इंग्लैंड की औपनिवेशिक वैभव एक परंपरागत नीति थी, किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका महत्व बढ़ गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड में उद्योगों का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप उसको अपने विदेशी व्यापार का विस्तार करना आवश्यक था। यह आवश्यक हो गया था कि इंग्लैंड के तैयार माल के लिए बाजार की व्यवस्था की जाए, इंग्लैंड के कारखाने के लिए कच्चे माल प्राप्त किए जाएं। यह तभी संभव था जब उपनिवेश बढ़ाए जाए। नेक्स्ट आता है गौरव का प्रतीक। उपनिवेशों को बढ़ाना उस समय गौरव भी माना जाता था। इन्होंने अधिक उपनिवेशिक एक राज्य के पास होते थे, उतनी ही प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उस राज्य की होती थी। नेपोलियन के पतन के बाद इंग्लैंड एक महान विजयी राज्य बन गया था और अब उसकी प्रसिद्धि औपनिवेशकों के बढ़ने से थी। अतः 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसका साम्राज्य विस्तार थी। इंग्लैंड ही नहीं वरन संपूर्ण यूरोप के बाहर के संसार को जीतने, उपनिवेश बसाने और यदि हो सके तो अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का भरसक प्रभाव किया था। प्रतिद्वंद्विता। 19वीं शताब्दी में
गोरी जाति ने संसार में लगभग सभी देशों को अपने अधीन कर लिया था। इस कार्य में यूरोप के राज्यों में आपस में खुलकर होड़ चली। इस प्रतिद्वंद्विता का यह आवश्यक परिणाम हुआ कि विश्व राजनीति का युग प्रारंभ हुआ। अभी तक यूरोपीय राज्य की प्रतियोगिता यूरोप तक सीमित थी, लेकिन अब संपूर्ण संसार मुख्यतः एशिया एवं अफ्रीका रंगमंच बन गया। मुक्त व्यापार सिद्धांत। नवीन आर्थिक परिस्थितियों के कारण पुराने वाणिज्यवाद के सिद्धांत का अंत हो गया। इसके स्थान पर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को अपनाया जाने लगा। औपनिवेशिकों के व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए और उपनिवेशकों को केवल इंग्लैंड के हितों के लिए उपयोग करने की नीति का परित्याग किया गया। सुधारवादियों का आविर्भाव। 1830 के बाद इंग्लैंड में नई पीढ़ी के सुधारवादियों का आविर्भाव हुआ और इनका विचार था कि यदि उपनिवेशकों का नए ढंग से योजनाबद्ध विकास किया जाए तो इंग्लैंड की बढ़ती हुई जनसंख्या के कुछ भागों को वहां पर बसाया जा सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल, चार्ल्स बुलर एवं गिवन बेकफील्ड एवं लॉर्ड डरहम इस नई विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। सुधारकों द्वारा योजनाओं की क्रियान्वयन। गिवन बेकफील्ड ने ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में अपनी योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया। लॉर्ड डरहम ने कनाडा के गवर्नर जनरल के रूप में कनाडा की शासन व्यवस्था के संबंध में अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट ऑन द अफेयर ऑफ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका तैयार की, जिसके आधार पर न केवल कनाडा की वैधानिक समस्या का हल किया गया वरन संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के संबंध में एक नई नीति का उद्घाटन हुआ। उत्तरदायी शासन की स्थापना। डरहम रिपोर्ट के पश्चात कनाडा में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। 1867 में ईसाई नॉर्थ अमेरिका एक्ट द्वारा वहां पर संघ राज्य की स्थापना हो गई। कनाडा में उत्तरदायी शासन स्थापित हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं केप कॉलोनी में भी उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने लगे। 1855 से 1870 के बीच इन प्रदेशों में भी उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया, किंतु यह नीति केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू हो गई जहां पर गोरी जाति बस गई थी। फिर आते हैं मैनचेस्टर विचारधारा का प्रभाव। 1870 तक इंग्लैंड औपनिवेशिक साम्राज्य के प्रति उदासीन रहा। विक्टोरिया के शासनकाल के पूर्वार्ध में इंग्लैंड में मैनचेस्टर विचारधारा का अधिक प्रभाव था। उस समय राजनीतिज्ञ एवं विचारकों का यह मत था कि कुछ वर्षों बाद विभिन्न उपनिवेश इतनी प्रगति कर लेंगे कि इंग्लैंड को स्वयं उनको स्वतंत्र करना पड़ेगा। सर जॉर्ज कार्निवल लिविश ने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट ऑफ डिपेंडेंसी, जो कि 1841 में प्रकाशित की थी, उसमें यह विचार व्यक्त किया था। ऑथर मिल ने कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशंस 1856 नामक ग्रंथ में औपनिवेशों के विकास और उनके द्वारा स्वशासन एवं पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की नीति पर प्रकाश डाला था, किंतु इस पृथकतावादी प्रवृत्ति का प्रभाव कुछ वर्षों बाद समाप्त हो गया। नवीन साम्राज्यवाद के विकास में सहायक प्रमुख कारक। नवीन साम्राज्यवाद के विकास में सहायक प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, यातायात एवं संचार व्यवस्था। दूसरा, राजनीतिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। तीसरा, अंतर उपनिवेशीय सम्मेलन, उद्योगपतियों का प्रसार। और पांचवा, जलमार्गों पर अधिकार। नवीन साम्राज्यवाद के विकास में प्रमुख सहायक कारक में पहले आता है यातायात एवं संचार। 1850 के पश्चात तीव्र गति से चलने वाले जहाज, रेल के विस्तार, तार की व्यवस्था आदि के फलस्वरूप ब्रिटेन को अपने विस्तृत साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में निकट संपर्क करने एवं उन पर नियंत्रण रखने की अवसर मिल गया। यातायात एवं संचार व्यवस्था की उन्नति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को अपने औपनिवेशिक व्यापार के विस्तार का सुयोग प्राप्त हुआ। राजनीतिज्ञों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। 1870 के बाद औपनिवेशिकों के संबंध में इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों की दृष्टिकोण बदलने लगा और साम्राज्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। डिज़रेली
ने सर्वप्रथम नए साम्राज्यवाद का प्रचार प्रारंभ किया। 1872 में उसने एक भाषण में कहा था कि उपनिवेशों को स्वशासन के अधिकार प्राप्त या प्रदान करके ते समय हमारे नेताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन उपनिवेशों से हमारे व्यापारिक एवं राजनीतिक संबंध अधिक सुदृढ़ हों, जिससे ब्रिटेन साम्राज्य अधिक सुगठित एवं शक्तिशाली बन सके। डिज़रायली के साथ ही लॉर्ड जॉन रसेल, एडवर्ड जेनकिन, जे स्टैनले लिटिल, जी.आर. पार्किन आदि ने भी नवीन साम्राज्यवाद की विचारधारा को प्रोत्साहित किया है। 1883 में सर जॉन सीले की प्रसिद्ध पुस्तक द एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लैंड प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने इंग्लैंड की जनता का ध्यान साम्राज्यवाद की ओर आकर्षित किया। अंतर औपनिवेशीय सम्मेलन 1884 में लॉर्ड रोज़वेली फोस्टर, कनाडा के सर चार्ल्स टेम्पर एवं इंग्लैंड के पार्कर्स आदि ने इंपीरियल फेडरेशन लीग की स्थापना की। इस संस्था के मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न उपनिवेशों में एकता एवं पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहित देना था। 1887 ईस्वी में लीग के प्रतिनिधियों से स्वशासित उपनिवेशों का प्रथम सम्मेलन आमंत्रित किया गया। इन सम्मेलन में उपनिवेशों एवं मातृ देश के समान हितों और सुरक्षा की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। 1894 में कनाडा की सरकार ने द्वितीय उपनिवेशी सम्मेलन ओटावा में आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन के बीच द्रुतगति यातायात व्यवस्था एवं व्यापारिक समस्याओं पर विचार किया गया। सन 1897 में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर तृतीय औपनिवेशिक सम्मेलन हुआ। ब्रिटेन में औपनिवेश मंत्री जोसेफ चैम्बरलेन, जो कि साम्राज्यवाद के कट्टर समर्थक थे, इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। चैम्बरलेन ने साम्राज्य के स्वशासित उपनिवेश एवं इंग्लैंड के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से साम्राज्य परिषद स्थापित करने का सुझाव रखा। उद्योगपतियों का प्रयास इसी काल में ब्रिटेन के उद्योगपतियों को मिस्र, तुर्की एवं दक्षिण अमेरिका के कुछ राज्यों में कर्जों का भुगतान न होने से बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। वे लोग नए क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार करने के लिए सरकार पर दबाव डालने लगे, किंतु 1874 में इस शासन ने अपनी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया। अतः कुछ साहसी व्यक्तियों ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से चार्टर प्राप्त निजी कंपनियां स्थापित की और अफ्रीका एवं बोर्नियो में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इन कंपनियों को काफ़ी सफलता मिली और इन्हीं के माध्यम से अफ्रीका में विस्तृत क्षेत्र पर इंग्लैंड का आधिपत्य स्थापित हुआ। जलमार्ग पर अधिकार इंग्लैंड को भारत के साम्राज्यवाद की सुरक्षा एवं एशिया के व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए सुएज नहर पर अपना प्रभाव स्थापित करना आवश्यक प्रतीत हुआ। अतः 25 नवंबर 1875 में ब्रिटिश सरकार ने मिस्र के करीब के सुएज नहर के हिस्से खरीद लिए। मैरियट के अनुसार इस क्रयकार ने नए साम्राज्यवाद का प्रथम संकेत दिया। इसी कारण से इंग्लैंड ने मिस्र में लाल सागर क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इसी उद्देश्य से उसने फारस की खाड़ी के क्षेत्र में किसी अन्य यूरोपीय राज्य का प्रभाव स्थापित नहीं होने दिया। इसी उद्देश्य से इन्होंने फारस की खाड़ी के क्षेत्र में किसी अन्य यूरोपीय राज्य का प्रभाव स्थापित नहीं होने दिया। हिंद चीन की ओर से बर्मा में प्रविष्ट होने की फ्रांसीसी नीति की रोकथाम तथा बर्मा में स्थित अंग्रेजी व्यापार के हितों की रक्षा के लिए उसने ऊपरी बर्मा पर अधिकार कर लिया। फिर आता है साम्राज्य विस्तार। औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार की एक होड़ में इंग्लैंड सबसे आगे निकल गया। नेपोलियन के युद्ध का अंत होने के समय तक इंग्लैंड की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति थी और उसके बाद तो उसने औपनिवेश और भी बढ़ गए, जैसे कि निम्न विवरण में से ज्ञात होगा। पहला आता है अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेश। हॉलैंड से
मिलेकॉप कॉलोनी से अफ्रीका में अंग्रेजी राज की नींव पड़ी। इस राज बढ़ते बढ़ते दक्षिण अफ्रीका संघ से परिणत हो गया। इसमें कॉप कॉलोनी, नेटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट आदि राज्य सम्मिलित थे। इसमें अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित किया गया और उत्तर अफ्रीका में स्थित मिस्र पर भी अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो गया। अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश। उत्तर अमेरिका में ये प्रदेश 1815 ईस्वी में इंग्लैंड के अधिकार में थे। अपर कनाडा, लोअर कनाडा और न्यू बुशविक, नोवा स्कॉर्शिया, प्रिंस एडवर्ड द्वीप एवं न्यू फाउंडलैंड सन 1867 में अंत 2 के अतिरिक्त अन्य चारों को मिलाकर डोमिनियन ऑफ कनाडा संघ राज्य की स्थापना की गई। इस संघ राज्य में इंग्लैंड में साम्राज्य द्वारा गवर्नर की नियुक्ति होती थी। विदेशी मामलों को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर यह देश इंग्लैंड से स्वतंत्र हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश उपनिवेश। कैप्टन कुक ने 18वीं शताब्दी के पिछले वर्षों में इंग्लैंड का पता लगाकर यहाँ अंग्रेजी उपनिवेश की स्थापना की। शुरू में यह इंग्लैंड के केवल दंड उपनिवेश ही था जहाँ पर अपराधी बेचे जाते थे, पर इस उपनिवेश की उपयोगिता ज्यों-ज्यों स्पष्ट होती गई त्यों-त्यों वहाँ पर नई बस्तियाँ बन गईं। देखते ही देखते इंग्लैंड में आधे दर्जन उपनिवेश बस गए। आगे चलकर धीरे धीरे इन उपनिवेशों को स्वायत्त शासन का अधिकार प्राप्त हो गया और 1908 में इन सबको मिलाकर कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक एक संघराज्य बना दिया गया। न्यूजीलैंड। इंग्लैंड ने सन 1839 में न्यूजीलैंड पर अधिकार कर लिया। बाद में सन 1875 में इसे स्वायत्त शासन का अधिकार दे दिया। भारत। इंग्लैंड का सबसे बड़ा राज्य भारतवर्ष था। 1858 तक इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा और बाद में ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन हो गया। 20वीं शताब्दी में सन 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक महान औपनिवेशिक शक्ति बन गया जिसका साम्राज्य संसार भर में फैला हुआ था और कथावत प्रसिद्ध है कि इंग्लैंड के साम्राज्य में सूर्य कभी नहीं डूबता। 1870 तक औपनिवेशिक निर्बंध व्यापार का काल। औपनिवेशिकों के हितों का स्थान दूसरा। साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से इंग्लैंड को ही सबसे अधिक निर्णायक सफलता मिल सकी थी। प्रारंभ में ही साम्राज्यवाद की नीतियों पर चलते हुए इंग्लैंड अपने उपनिवेशों का प्रयोग अपने लाभ के लिए कर रहा था। अतः उपनिवेशों के आर्थिक हितों को ब्रिटेन के बाद द्वितीय स्थान दिया जाता था। उपनिवेशों का व्यापार ब्रिटेन के हित में। उन उद्योगों को जो ब्रिटेन के उद्योगों के साथ प्रतियोगिता कर रहे थे औपनिवेशिकों के हतोत्साहित किया गया था और जिन वस्तुओं की इंग्लैंड में मांग हो रही थी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा था। वस्तुतः औपनिवेश के व्यापार का संपूर्ण ढांचा ग्रेट ब्रिटेन के आर्थिक हित में ही तैयार किया जा रहा था। अमेरिकन औपनिवेश का विद्रोह। आगे चलकर अमेरिकन औपनिवेश के सफल विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को अपनी औपनिवेशिक नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। औपनिवेशिकों के प्रति अब ब्रिटेन में अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी। दास प्रथा की समाप्ति के लिए होने वाले आंदोलन से पश्चिमी अफ्रीका भी निराशा पैदा करने लगा था और दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेश भी ब्रिटेन के लिए सिरदर्द बन गया था। 1807 में दास व्यापार एवं 1833 में दास प्रथा के समाप्त होने से उपनिवेश के लोगों के विरोध को बल मिला था। रॉयल कमीशन। 1865 में रॉयल कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि पश्चिमी अफ्रीका में ब्रिटिश औपनिवेशिकों का विस्तार करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, पर जहाँ पर और औपनिवेश के समापन की विचारधारा पनप रही थी वहाँ दूसरी ओर प्रमुख राजनीतिज्ञ उपनिवेशों के महत्व में अटूट विश्वास रखे हुए थे। वरीयता की नीति की परित्याग। इस आस
असमंजसपूर्ण स्थिति में यह विचार बल पकड़ने लगा कि औपनिवेशिकों की संकीर्ण सीमाओं में वरीयता की नीति का परित्याग कर देना चाहिए। धीरे धीरे वरीयता एक एक करके मिटती गई और निर्बंध व्यापार की नीति का अनुसरण औपनिवेशिक नीति का मुख्य आधार बन गया। 1842 से 1870 तक ब्रिटेन में स्वतंत्र एवं निर्बंध व्यापार की नीति का बोलबाला रहा। समानता की नीति। यद्यपि स्वतंत्र व्यापार नीति के अंतर्गत वाणिज्य के क्षेत्र में ब्रिटिश एवं औपनिवेशिकों में समानता की नीति पर बल दिया गया था, तथापि इन बातों का पूरा ध्यान रखा गया था कि औपनिवेशिकों के हित की कीमत पर ब्रिटेन के हित की बलि न चढ़ जाए। छोटे पिट का दृष्टिकोण था कि संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य की दशा में सुधार और ब्रिटिश वाणिज्य क्षेत्र में इंग्लैंड एवं औपनिवेशिकों के समानता की नीति अपनाई जाए, लेकिन ब्रिटिश संसद को यह विचार पसंद नहीं आया। फिर भी पिट ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न जारी रखा। पिट के बाद विलियम हस्विसन ने स्वतंत्र व्यापार नीति को प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया था। नौ परिवहन कानून। 1925 में नौ वाहन कानून में संशोधन किया गया। इसके अनुसार ब्रिटेन को यद्यपि अपने औपनिवेश एवं यूरोप के बाहर के देशों के साथ व्यापार में एकाधिकार रहा, तथापि उन देशों को अधिक सुविधाएं प्रदान की गईं जो ब्रिटेन को बदले में समान सुविधाएं देते थे। साम्राज्य अधिमान नीति। साम्राज्य अधिमान या वरीयता की नीति में सुधार किया गया। इसे अधिक उदारवादी बनाया गया, जिससे औपनिवेश को लाभ पहुंचा। इंग्लैंड ने औपनिवेशिकों को भी अधिमान नीति में शामिल किया। औपनिवेशिकों ने अपने आने वाली विभिन्न वस्तुओं पर, जैसे चीनी, तंबाकू, स्प्रिट, शराब आदि पर व्यापार कर हटा दिया। यद्यपि औपनिवेशिकों ने अन्य देशों से भी व्यापार की छूट दी गई, तथापि ब्रिटिश हितों का पूरा ध्यान रखा गया। विलियम हल्विसन के बाद सर रॉबर्ट पील ग्लैडस्टोन के समय औपनिवेशिक निर्बंधन व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन मिला। औपनिवेशिकों ने अपने आने वाली चीनी पर से अधिमान समाप्त कर दिया। सैकड़ों वस्तुओं के संबंध में जिन पर औपनिवेशिकों को अधिमान दिया जाता था, ग्लैडस्टोन ने यह नीति निश्चित की कि अन्य देशों की वस्तुओं पर भी उतना ही तटकर लगाया जाए जिनका औपनिवेशिकों पर आयात कर लगाया जाता है। सन 1854 में विदेश एवं औपनिवेशिकों से आने वाली चीनी पर तटकर की दर समान कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जापान में कायापलट के बाद साम्राज्यवाद के उदय का क्या कारण थे? संक्षिप्त में विवरण दीजिए। यह व्याख्या कीजिए। जापानी साम्राज्यवाद के विकास 1895 से 1931 तक है, उस पर निबंध लिखिए। जापान में साम्राज्यवाद का उदय। जापान की विदेशी नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमुख प्राथमिकता प्रदान करती है। जापान की अर्थव्यवस्था कच्चे माल के आयात पर निर्भर करती है, अतः उसकी विदेशी नीति के निर्धारण में भी इस तथ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यावसायिक एवं औद्योगिक उन्नति, यातायात, संचार साधन एवं बैंकों के विकास के फलस्वरूप जापान की आर्थिक दशा में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। अब तक पाश्चात्य देशों का मुकाबला करने की स्थिति का था। जापान की औद्योगिक क्रांति ने भी बाद में जापानी साम्राज्यवाद को जन्म दिया, क्योंकि परिवर्तित स्थितियों में जापान अब इस चिंता में था कि वह कैसे अपने माल के लिए विदेश में बाजार प्राप्त करे और विदेशी व्यापार में अपने को समृद्ध करे। इन उद्योग धंधों को चलाने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। जापान ने कच्चे माल की कमी थी, इसलिए उसने प्राप्त करने के लिए जापान को शीघ्र ही एक उग्र साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना पड़ा। जापान में कायाकल्प के बाद साम्राज्यवाद के उदय का कारण। जापान ने अपना कायापलट कर
लेने के बाद साम्राज्य प्रसार की सोची और कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जनसंख्या में वृद्धि। जापान की आबादी में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही थी। जापान के लिए संभव नहीं था कि वह इतनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी का भली भांति पालन पोषण करे। इसके लिए उससे भी उसी ढंग से उपनिवेश की आवश्यकता अनुभव होती थी जैसे इस क्षेत्र या इस काल में पाश्चात्य देशों अनुभव करते थे। अमेरिका द्वारा जापानियों के लिए दरवाजे बंद करना। शुरू में जापान के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर बस गए, पर अमेरिकन लोग एशिया के लोगों को अपने देश में नहीं बसने देना चाहते थे। यहाँ तक कि इस बात के लिए प्रबल आंदोलन चल रहा था कि एशियन लोगों के अमेरिका प्रवेश को कानून के द्वारा रोक दिया जाए। अमेरिका में श्वेतांग लोग एशिया के लोगों को अपने से हीन एवं निकृष्ट समझते थे। 1906 में कैलिफोर्निया में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार जापानी विद्यार्थियों को अमेरिकन स्कूलों में पढ़ने से रोक दिया गया। 1907 में अमेरिकन सरकार ने यह व्यवस्था की कि जापानी पुरुषों को अमेरिका में आने से रोका जाए। केवल उन विवाहित स्त्रियों को ही भविष्य में अमेरिका आने दिया जाएगा जिनके पति पहले से वहां मौजूद थे। 1913 में कैलिफोर्निया की सरकार ने एक अन्य कानून पास किया जिसके द्वारा 3 साल से अधिक काल के लिए किसी जमीन को जापानी लोग किराए या पट्टे पर ना ले सकें, ऐसी व्यवस्था की गई। इसी प्रकार अन्य कानून भी अमेरिकी सरकार ने विभिन्न राज्य एवं संघ की सरकारों द्वारा बनाए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जापान की बढ़ती हुई आबादी के कारण अमेरिका में जाकर बस सकना असंभव हो गया। इस दशा में जापान के लिए यही मार्ग शेष रह गया कि वह पाश्चात्य देशों का अनुसरण कर अपना ऐसा साम्राज्य बनाए जहां उनकी बढ़ती हुई आबादी के लिए बच सकना और आजीविका कमा सकना संभव हो सके। व्यावसायिक पैदावार के बाजार की आवश्यकता। पाश्चात्य देशों के ज्ञान एवं विज्ञान को अविकल रूप से अपना लेने के कारण जापान की व्यावसायिक उन्नति बड़ी तेजी के साथ हो गई। यहाँ के कल कारखाने बहुत बड़ी मात्रा में सब प्रकार का तैयार माल उत्पन्न कर रहे थे। पाश्चात्य देशों के समान जापान में भी इस बात के लिए उत्सुक था कि उसका भी अपना साम्राज्य हो जहां वह अपने तैयार माल को निश्चितता के साथ बेच सके, इसके लिए सुरक्षित बाजार को प्राप्त कर सके और जहां से कच्चे माल सस्ती कीमत पर खरीद सके और उसे पूर्ण रूप से सुविधा हो। साम्राज्य के अभाव में जापान के लिए यह सुगम नहीं था कि वह अपने कल कारखानों में तैयार हुए माल को विदेशों में निश्चित होकर बेच सके। भारत, बर्मा आदि के रूप में ब्रिटेन के व्यवसायों के पास जिस ढंग से बाजार थे, जापान भी अपने लिए उसी प्रकार के बाजारों को प्राप्त करना चाहता था। जापान की व्यावसायिक पैदावार केवल अपने ही देश में नहीं खप सकती थी। राष्ट्रीय था। जिस प्रकार जापान ने पाश्चात्य देशों में व्यावसायिक उत्पत्ति के नए तरीकों को सीखा था, वैसे ही उसे इन देशों से राष्ट्रीयता का पाठ भी पढ़ाना था। जापान एक राष्ट्र है और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति इन सब की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। यह विचार उसमें निरंतर प्रबल होता जा रहा था। जिन लोगों की जाति, भाषा, धर्म एवं परंपरा एक हो, वे अपना पृथक एवं स्वतंत्र राज्य बना रहे हैं। वस्तुतः राष्ट्रीयता की भावना का यही अभिप्राय है, पर कठिनता यह है कि मनुष्य की अन्य भावनाओं के समान राष्ट्रीय भावना भी मर्यादा में नहीं रह पाती। राष्ट्रीय गौरव सशक्त देशों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे अन्य देशों से अपने अधीन कर अपना राष्ट्रीय उन्नति में तत्पर हों। ब्रिटेन, फ्रेंच, अमेरिका सभी पाश्चात्य लोगों में यही विकृति
राष्ट्रीय भावना विद्यमान थी। जापानी लोग भी इससे अछूते नहीं थे। अपनी जातीय उत्कृष्टता की अनुभूति जापानी लोगों में पहले भी मौजूद थी। वे अपने राजा को ईश्वर का वंशज मानते थे और यह समझते थे कि जापान की संस्कृति संसार में सर्वोत्कृष्ट है। अब पाश्चात्य देशों के संपर्क में आकर उन्होंने यह भावना और भी अधिक प्रबल हो गई। प्रभाव क्षेत्र कायम करने की इच्छा। विविध पाश्चात्य देश चीन एवं प्रशांत महासागर के द्वीपों में अपने प्रभुत्व की स्थापना में तत्पर थे। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, अमेरिका, हॉलैंड इस क्षेत्र में अपना प्रभाव क्षेत्र कायम कर चुके थे। फ्रांस ने इंडो चाइना में अपने उत्कर्ष का प्रभाव या प्रारंभ कर दिया था। रूस साइबेरिया को जीतकर उत्तरी चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में तत्पर था। हवाई द्वीप पर 1898 में अमेरिका का शासन स्थापित हो गया था, तथापि इसकी आबादी में जापानियों की संख्या सबसे अधिक थी। फिलीपींस द्वीप समूह पहले स्पेन के प्रभुत्व में था, पर 19वीं शताब्दी के अंत से पूर्व ही वह अमेरिका के प्रभुत्व में आ गया था। जब विविध पाश्चात्य देश जापान के पड़ोस के प्रदेशों में अपना आधिपत्य स्थापित करने में तत्पर थे, तो जापान के लिए यह सर्वथा स्वाभाविक था कि वह भी साम्राज्यवाद के क्षेत्र में इनका मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आए। जापान का साम्राज्यवादी विस्तार। जापानी ने साम्राज्यवादी नीति का अनुकरण करते हुए निम्न प्रदेशों पर अधिकार करने का प्रयास किया। पहलाता है कुरिल बोनिन द्वीप समूह। सबसे पहले जापान ने 1875 में कुरिल द्वीप समूह पर कब्जा किया, फिर 1878 में बोनिन पर। दोनों ही द्वीप समूहों का सैनिक दृष्टि से अधिक महत्व है। इससे अपनी अधीनता में लाकर जापान ने अपनी स्थिति को बहुत सुरक्षित कर लिया था। फार्मूसा 1894 से 1895 में जापान ने फार्मूसा पर अधिकार किया था। चीनी एवं जापानी लोग इस द्वीप को तैवान कहते थे। जापान के लिए फार्मूसा पर अनेक दृष्टि से महत्व था। यहाँ अपनी बस्तियाँ बसा सकता था और उसे अपनी सैन्य शक्ति का आधार बनाकर उसके लिए वह भी संभव था कि वह दक्षिण चीन के फुकियन प्रदेश पर अपना प्रभुत्व का विस्तार कर सके। जापान ने दोनों प्रकार से फार्मूसा का प्रयोग किया। जापानियों ने यहाँ पर व्यावसायिक विकास किया, रेल, सड़क एवं बंदरगाहों को विकसित करने पर भी ध्यान दिया। जापानियों ने यहाँ पर शिक्षणालय में जापानी भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य किया। फार्मूसा के लोग जापानियों से असंतुष्ट थे, सो अनेक बार इन्होंने विद्रोह किए, परंतु असफल रहे। फिर आता है कोरिया। 1895 तक कोरिया चीन के अंतर्गत था। चीन जापान युद्ध के बाद कोरिया से चीन का प्रभुत्व का अंत हुआ और रूस एवं जापान उसे अपने अधीन में लेने के लिए संघर्ष में तत्पर रहे। 1905 में रूस एवं जापान के युद्ध की समाप्ति पर कोरिया जापान का संरक्षित राज्य बन गया और बाद में जापानी सरकार ने कोरिया से यहाँ के राजा के शासन का अंत कर उस देश को सीधा अपने शासन में ले लिया और फिर जापान ने उस शासन को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान दिया। सब उच्च राजकीय पदों पर जापानी अफसर नियुक्त किए और कोरिया में जापान ने लगभग सभी ढंग की सरकार का गठन किया, जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने भारत में की थी। जापान के साथ संपर्क स्थापित होने के बाद कोरिया को आधुनिक ढंग से उन्नति करने में सहायता मिली। वहाँ बहुत सी नई सड़कें बनाई गई, नई रेलवे लाइन निकाली गई, बंदरगाह को पुनर्निर्मित किया गया, नए नए कल कारखानों की स्थापना की गई। सियूल आदि बड़े कोरियन नगरों में बिजली की रोशनी का सूत्रपात जापान द्वारा ही हुआ था। नए ढंग की बैंक काजापानी सरकार के संरक्षण में गठन किया गया और व्यापार की उन्नति पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। कोरिया का विदेशी व्यापार प्रधान रूप से जापान ही के साथ होता था। विदेशी व्यापार के समान ही कोरिया के आंतरिक व्यापार में भी जापान का प्रमुख स्थान था। जापानी
शासन ने यह भी प्रयत्न किया था कि कोरिया के निवासियों को जापानी सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंग दे। फार्मोसा की तरह ही कोरिया के शिक्षणालय में भी जापानी भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। उच्च शिक्षा का माध्यम भी जापानी भाषा को ही बनाया गया था। कोरिया की जनता भी फार्मोसा की जनता की तरह ही जापान से असंतुष्ट थी और कोरियाइयों ने भी अपने देश को जापानी सरकार से मुक्त कराने की इच्छा बड़े तीव्र रूप से विद्वान थी। 1919 में जापानी शासन के विरुद्ध कोरिया में आंदोलन प्रमुख प्रबल हो गए और यद्यपि सफल नहीं हो पाए। फिर आता है मंचूरिया। रूस जापान युद्ध में रूस को पराजित करने के बाद जापान के लिए वह संभव हो गया था कि वह मंचूरिया में अपने प्रभाव क्षेत्र में निरंतर वृद्धि करता जाए। पोस्टमाउथ की संधि द्वारा जापान को यह अवसर मिल गया कि वह मंचूरिया में अपने प्रभुत्व का विस्तार कर सके। जापान द्वारा मंचूरिया की रेलवे का प्रबंध करने के लिए दक्षिण मंचूरियन रेलवे कंपनी का संगठन किया गया और इस कंपनी ने 50% हिस्से जापानी सरकार को दिए थे। यह कंपनी केवल रेलवे की ही व्यवस्था नहीं करती थी, जिन प्रदेश में यह रेलवे लाइन गुजरती थी उसका शासन प्रबंधन भी इस कंपनी के अधीन होता था। यहाँ इस कंपनी की ओर से अस्पताल एवं शिक्षणालय स्थापित किए गए थे और खोज आदि के उद्देश्य से भी कतिपय संस्थाएं कायम की गई थीं। इन प्रदेश में अनेक नगरों में बिजली का उत्पादन भी इसी कंपनी के हाथों में था। इसकी ओर से अनेक होटल भी चलते थे और अनेक बंदरगाहों का भी प्रबंधन होता था। इतना ही नहीं, इन प्रदेशों में खाने खोदने और उनका विकास करने का अधिकार भी इसी कंपनी के पास था। मंचूरिया के समुद्र तट पर जहाज चलाने का काम भी यह रेलवे कंपनी ही करती थी। मंचूरिया रेलवे कंपनी द्वारा मंचूरिया के आर्थिक विकास में बहुत अधिक सहायता मिली। व्यापार आदि के उद्देश्य से कई जापानी मंचूरिया में बस गए। वे अपने को चीनी कानून एवं चीनी अदालतों के अधीन नहीं समझते थे। वे दावा करते थे कि टीटी पोर्टो में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के समान उन्हें भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी के सब अधिकार प्राप्त हैं। जापानी सरकार भी यह समझती थी कि अपने इन नागरिकों की जान और माल की रक्षा का उत्तरदायित्व उसी के ऊपर है। चीनी सरकार की निर्बलता से लाभ उठाकर जापान ने मंचूरिया के अनेक ऐसे प्रदेशों में भी, जो कि रेलवे क्षेत्र से बाहर थे, अपनी पुलिस नियुक्त कर दी थी। इन विदेशी पुलिस की सत्ता मंचूरिया की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अत्यंत विघातक थी, पर चीनी सरकार जापान की इस बढ़ती हुई शक्ति के सम्मुख अपने को सर्वथा असहाय अनुभव करती थी। 1914 में प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ के समय तक मंचूरिया पर जापान का प्रभाव एवं प्रभुत्व भलीभांति स्थापित हो चुका था। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से मंचूरिया अब भी चीन के साम्राज्य के अंतर्गत था और शक्तिशाली सिपह सलार अपनी सैन्य शक्तियों की सहायता से पेकिंग सरकार पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, पर इनमें संदेह नहीं था कि धीरे धीरे दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व मंचूरिया पर जापान प्रभुत्व तेजी से साथ बढ़ाया जा रहा था। फिर आता है सातुंग। 1914 से 1918 के प्रथम महायुद्ध में जापान की उन्नति एवं साम्राज्य विस्तार के लिए एक सुवर्णीय अवसर स्थापित किया। इस महायुद्ध के कारण पाश्चात्य देशों को पूर्वी एशिया के मामलों पर ध्यान देने की जरा भी फुर्सत नहीं थी। वे यूरोप के घनघोर युद्ध में इतने अधिक व्यस्त थे कि चीन एवं जापान के मामले पर जरा भी ध्यान नहीं दे सके थे। 15 अगस्त 1914 को चीनी सरकार की ओर से एक नोटिस जर्मनी को भेजा गया, जिससे यह मांग की गई थी कि सातुंग प्रांत में जर्मनी को जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं वे सब जापान को हस्तांतरित कर दिए जाएं, ताकि उन्हें चीनी सरकार को वापस कर देने की व्यवस्था कर सके। इस नोटिस के उत्तर देने के लिए 1 सप्ताह की अवधि नियत की गई थी। जब 20 अगस्त तक जर्मनी सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो 23 अगस्त 1914 को जापान ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी और अंतोगत्वा
जापान ने शारतुंग पर अपना प्रभाव एवं प्रभुत्व स्थापित कर लिया। चीनी सरकार इससे बहुत चिंतित थी। 7 जनवरी 1915 में चीन के राष्ट्रपति यूनान शिकाई ने जापानी सरकार को सूचना दी कि क्योंकि महायुद्ध में चीन उदासीन है, अतः शारतुंग प्रांत में भी उदासीन नीतियों को ही बरता जाएगा। जापान केवल कियाओचाओ के प्रदेश का ही, जो कि पहले जर्मनी के पास पट्टे पर था, सैनिक दृष्टि से उपयोग कर सकेगा। इस बात से जापान बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने चीन की सरकार को सूचना दी कि उसका कार्य जापान के प्रति विरोध भावना को प्रकट करता है। उचित होगा कि चीन और जापान आपस में समझौता कर लें, और 1915 में समझौता हुआ। समझौते द्वारा जापान के लिए चीन में अपने अधिकार एवं प्रभाव को विस्तार कर सकना एवं अधिक सुगम हो गया था। 1917 में गुप्त संधियां। यूरोपियन महाद्वीप में ब्रिटेन एवं फ्रांस को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। जर्मनी की पनडुब्बियों के कारण मिस्र सरकार का जहाज बड़ी तेजी से सात समुद्र के गर्भ में पहुंचाया जा रहे थे। इस दशा में ब्रिटेन एवं फ्रांस इस बात की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे कि जहाज़ों के संबंध में अपनी कमी को जापान की सहायता से पूरा किया जाए। 1917 में रूस में राज्य क्रांति हो गई। जार का पतन होने के बाद रूस की नई सरकार युद्ध में शामिल होने की अनावश्यक समझती थी। रूस के युद्ध से पृथक हो जाने के कारण जर्मनी की सब सेनाएं पश्चिमी रणक्षेत्र में चली आईं। इस दशा में मिस्र राष्ट्र की स्थिति और भी अधिक डावाडोल हो रही थी। इस स्थिति में फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जापान को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह अपनी जहाजी बेड़े एवं मित्र राष्ट्रों को सहायता के लिए भूमध्य सागर में भेजे। इस पर सहायता के बदले जापान ने भरपूर कीमत वसूल की, जिससे फ्रांस एवं ब्रिटेन ने एक गुप्त संधि 1917 में की, जिसके अनुसार इन राज्यों ने यह स्वीकार किया कि युद्ध की समाप्ति पर जब संधि परिषद होगी तो इसमें वे शारतुंग प्रांत में जापान के विशेषाधिकार का समर्थन करेंगे। जापान के जहाजी बेड़े की सहायता के बदले वे मित्र राष्ट्रों ने शारतुंग प्रांत को बलि चढ़ा दिया था। इटली ने भी कुछ समय बाद जापान के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया, जिसमें उसने शारतुंग प्रांत पर जापान के विशेषाधिकार के समर्थन का वचन दिया। इन गुप्त संधियों द्वारा यूरोप के राज्यों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि जापान के साम्राज्य विस्तार का चीन उपयुक्त एवं न्याय क्षेत्र है। लासिंग इसी समझौता फ्रांस, ब्रिटेन एवं इटली के साथ जापान की संधियां हो चुकी थीं। अब केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश रहा था जो कि चीन में जापान के बढ़ते हुए साम्राज्य का विरोध कर रहा था। 1917 में अमेरिका भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया, अतः अमेरिकन राजनीतिज्ञों ने भी यह आवश्यक समझा कि वे जापान के साथ समझौता कर लें। नवंबर 1917 में यह समझौता हो गया कि जिस पर अमेरिका की ओर से लासिंग और जापान की ओर से इसी ने समझौता किया। इस समझौते के अनुसार अमेरिका ने यह स्वीकार कर लिया कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जापान का चीन के साथ सन्निकट संबंध है और इसलिए चीन के मामले में जापान का विशेष दिलचस्पी सर्वथा उचित है। इस विशेष दिलचस्पी के कारण ही जापान को वहां पर कतिपय विशेषाधिकार भी प्राप्त होने चाहिए। पर लासिंग इसी समझौते में यह बात स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की गई थी कि चीन में जापान के इन विशेषाधिकारों का क्या स्वरूप होगा और किस हद तक अमेरिका यह स्वीकार करेगा। पर इसमें संदेह नहीं था कि लासिंग इसी समझौते के कारण जापान के साम्राज्य विस्तार में अमेरिका भी बाधक नहीं रहा। प्रशांत महासागर के द्वीप के अनेक द्वीपों पर जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित था। इसने जो द्वीप भूमध्य के उत्तर में स्थित थे उनमें जापान ने अपने कब्जे में कर लिए थे, जिसमें मार्शल
कैरोलिन एवं मरियाना द्वीप समूह का विशेष महत्व था। यद्यपि इन द्वीपों की जनसंख्या अधिक नहीं थी, न ही आर्थिक दृष्टि से इनका कोई विशेष उपयोग था, पर सैनिक दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण योगदान था। किसी अन्य राज्य का जंगी जहाज बेड़ा दक्षिण और जापान पर अधिक आक्रमण करना चाहे तो इन द्वीपों के ढाल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता था। यदि जापान इन द्वीपों में किलाबंदी कर ले तो इनमें स्थित अपनी जल सेना द्वारा विदेशी आक्रमण का सुगमता से मुकाबला कर सकता था। साथ ही जापान के लिए यह भी संभव था कि वह इन द्वीपों को आधार बनाकर दक्षिण पूर्वी एशिया के विजय का उपक्रम कर सके। बाद में 1940 में जहाज ने या जापान ने इन द्वीपों का इस उद्देश्य से प्रयोग भी किया। फिर आता है साम्राज्य विस्तार में विफलता के प्रयत्न। यह साम्राज्य विस्तार के विफल प्रयत्न कौन कौन से थे? उत्तरी मंचूरिया। 1917 में जब रूस में राज्य क्रांति हो गई तो रूसी साम्राज्य के सुविस्तृत प्रदेशों में अव्यवस्था फैल गई। बोल्शेविक क्रांतिकारी एवं जारशाही के पक्षपातियों में घोर संघर्ष का प्रारंभ हो गया। साइबेरिया और उत्तर पूर्वी एशिया के प्रदेशों में भी इस संघर्ष का प्रभाव अवश्यंभावी हो गया। जुलाई 1918 में एक श्वेत रूसी बोल्शेविक क्रांति के विरोधी सेनापति ने अपनी सेना के साथ उत्तरी मंचूरिया में प्रवेश किया। इस प्रदेश में रूस को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे। जापान ने समझा कि उत्तरी मंचूरिया को अपने कब्जे में ले आने का यह स्वर्णिम अवसर होगा। इस आकांक्षा से इस श्वेत रूसी सेनापति की पीछा करती हुई बोल्शेविक सेना वहां पहुंचा या भेज दी, पर अमेरिकी सरकार इस बात को नहीं सह सकी। वह जापान की बढ़ती हुई शक्तियों पर अत्यधिक चिंतित थी। अमेरिका के हस्तक्षेप का यह परिणाम हुआ कि जापान उत्तरी मंचूरिया को अपने कब्जे और प्रभाव में नहीं ले सका। फिर आता है पूर्वी साइबेरिया। रूस की अव्यवस्था के कारण जापान ने यह प्रयत्न भी किया कि पूर्वी साइबेरिया को भी अपने प्रभुत्व में ले आए। यद्यपि इस प्रयत्न में अमेरिका ने उसका विरोध किया, पर साइबेरिया के क्षेत्र में जापान एवं अमेरिका को परस्पर संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि शीघ्र ही बोल्शेविक सेना ने इन प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट आता है पेरिस की शांति परिषद एवं वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस। महायुद्ध की समाप्ति पर संधि की शर्तें तय करने के लिए पेरिस में शांति परिषद का आयोजन किया गया। बाद में 1921 से 1922 में वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस का भी प्रश्न 56 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया होगा। छोड़ो हैं, बाद में क्या गया इसमें बोल रहे हैं। वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस पूर्व एशिया में शांति स्थापित करने में बहुत अधिक सहायक हुई थी। इस क्षेत्र में अमेरिका जापान के हित एक दूसरे के साथ टकराते थे। प्रशांत महासागर में पूर्व में अमेरिका की स्थिति एवं पश्चिम में जापान की। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अमेरिका एवं जापान दोनों ही अत्यंत प्रबल एवं शक्तिशाली राज्य बन गए थे। इस दशा में प्रशांत महासागर के संबंध में इन दो शक्तिशाली राज्यों में परस्पर हित विरोध की स्थिति अस्वाभाविक थी। पेरिस की संधि परिषद में अमेरिका एवं जापान का विरोध अनेक बार प्रकट हुआ था। इस दशा में वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस के निर्णयों द्वारा इन राज्यों के विरोध के दूर होने का बहुत सहायता मिली थी। 1921 से 1931 तक का समय। 1921 से 1931 तक जापान अपने साम्राज्य के प्रसार के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं कर सका था। इस समय जापान के आंतरिक शासन में भी लोकतंत्रवाद की प्रवृत्ति प्रबल हो रही थी और जनता पार्लियामेंट्री शासन की स्थापना में तत्पर थी। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि जापान साम्राज्य विस्तार के कार्य पर विशेष ध्यान न दे सके। यह तय सा है कि संभाविक समय में साम्राज्यवाद स्थिर सा था या कि यह समय का सैन्यवाद शांत सा ही था।
मोटे रूप से यह कहा जा सकता है कि महायुद्ध के बाद का काल, विशेषकर 1921 से 1922 के वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस के बाद साम्राज्य विस्तार के लिए अनुकूल नहीं था। अमेरिका राष्ट्रपति विल्सन के नेतृत्व में राष्ट्र संघ द्वारा जो नए आदर्श प्रतिपादित किए गए थे, वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं लोकतंत्रवाद को बहुत महत्व देते थे। इस दशा में जापान जैसे साम्राज्यवादी देश के लिए भी यह संभव नहीं था कि वह समय की प्रवृत्ति के विपरीत चीन में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील हो सके। साम्राज्यवाद के परिणामों पर प्रकाश डालिए और संक्षिप्त में साम्राज्यवाद के परिणामों का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना: 1870 से 1914 तक जो साम्राज्यवाद अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में फैला, अपने परिणाम ऐतिहासिक रहे हैं। उनके पहला आता है निरंकुश शासन की स्थापना। साम्राज्यवादी देश ने पिछड़े देशों पर निरंकुश शासन स्थापित किया और उनका भरपूर शोषण किया। आश्चर्य की बात यह है कि जिन देशों ने अपने यहाँ पर वैधानिक शासन स्थापित किया था, यूरोप में क्रांति एवं प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया था, जैसे इंग्लैंड एवं फ्रांस, उन देशों ने भी अपने अपने उपनिवेश पर स्वेच्छाचारी एवं अप्रिय शासन व्यवस्था स्थापित की थी। यद्यपि इंग्लैंड ने बाद में एक नई नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार जिन उपनिवेशों ने श्वेत वर्ग के लोग थे, वहां पर धीरे धीरे स्वशासन की सुविधा दे दी गई थी। इन नीति के अंतर्गत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अफ्रीका और न्यूजीलैंड में स्वशासी डोमेनियनों का विकास हुआ, परंतु भारत जैसे देशों में स्वेच्छाचारी शासन भी कायम रहा। फिर आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अपहरण। साम्राज्यवादी देश ने पिछड़े देशों की राष्ट्रीयता का अपहरण किया। जिन राष्ट्रों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए महान बलिदान एवं त्याग किया था, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि, वे भी एशिया एवं अफ्रीका में इनके विनाशक रहे। इंग्लैंड ने भारत एवं बोअर प्रजातंत्र की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को नष्ट किया। फ्रांस ने मोरक्को की स्वाधीनता नष्ट कर दी। इटली में अविसीनिया की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयत्न किया और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सभी ने मिलकर चीन को अपने प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित किया। उपनिवेशों में औद्योगिकरण का प्रारंभ एवं राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म। साम्राज्यवादी व्यवस्था ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया जिससे एशिया एवं अफ्रीका की पिछड़ी हुई जनता ने राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ। साम्राज्यवादी देश एवं चेष्टा में लगे रहे कि पराधीन देशों में राष्ट्रीयता का उदय न हो सके, उपनिवेशों में कल कारखाने कायम न हो, इनके उद्योग धंधे का विकास न हो, उपनिवेशकों के साधनों का अधिक से अधिक एवं शीघ्र ही शीघ्र शोषण किया जाए। यहाँ का कच्चा माल ले जाने के लिए और अपनी सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उन्हें यातायात की आधुनिक सुविधाओं को काम में लाना पड़ा। रेल, तार, डाक की व्यवस्था की गई। रेल के इंजनों के लिए सभी कल पुर्जे हर समय बाहर से नहीं मंगाए जा सकते थे, इसलिए रोज़मर्रा के काम आने वाले कल पुर्जे बनाने के लिए छोटे छोटे कारखाने उपनिवेशों में भी खुलने लगे। इस तरह कल कारखानों के साथ साथ वहाँ विदेशी पूंजीपति वर्ग की उन्नति हुई, जो अपने देश की स्वतंत्रता चाहते थे। अतः साम्राज्यवाद के आविर्भाव ने पिछड़े हुए देशों की सामंती पद्धति पर आघात किया और औद्योगिकरण के क्रम में आधुनिक सभ्यता के साथ उनका संपर्क स्थापित किया। विदेशी पूंजीपति अपने उद्योगों की रक्षा एवं उन्नति के लिए शासन पर अधिकार करना चाहते थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त पढ़े लिखे लोग भी शासन में अपना हिस्सा मांगने लगे। इससे उपनिवेशों में राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र के आंदोलन का जन्म हुआ। अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एशिया, अफ्रीका उपनिवेशवादी पश्चिमी उपायों को प्राप्त करने लगी। इस दिशा में जापान ने सर्वप्रथम पश्चिमीकरण का उदाहरण उपस्थित किया। साम्राज्यवादी देशों में पारंपरिक अनबन। साम्राज्यवादी देशों में संसार को आपस में बांट दिया।
था, किंतु इनकी प्यास अभी तक बुझी नहीं थी और सुविधा प्राप्त जमीन सीमित थी। इसलिए इन राष्ट्रों ने कटु प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। इंग्लैंड एवं फ्रांस ने अपना विस्तृत साम्राज्य कायम कर लिया था। जर्मनी इटली ने साम्राज्यवाद के क्षेत्र में देर से प्रवेश किया। अंततः इंग्लैंड एवं फ्रांस की तुलना में इसका साम्राज्य बहुत छोटा था। इसका नतीजा यह हुआ कि साम्राज्यवादी देशों के पारस्परिक राजनीतिक संबंध विषक्त हो गए और शक्तिशाली देश ने अपने अपने गुटों का निर्माण कर लिया। साम्राज्यवाद एवं प्रथम विश्व युद्ध। सभी साम्राज्यवादी देश अपना अपना साम्राज्य व्यापार बढ़ाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके लिए सबसे ज़बरदस्त प्रतिद्वंद इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच हुआ। पहले इंग्लैंड का व्यापार जर्मनी की तुलना में बहुत बड़ा चढ़ा था, लेकिन जब जर्मनी का व्यापार इंग्लैंड में उन्नत हो चला, उदाहरण के लिए अपने पहले बाल्कन प्रायद्वीप में व्यापार में जर्मन का हिस्सा 18.1% था, किंतु वह अब बढ़कर 19.2% हो गया था। पहले इंग्लैंड के व्यापार का भाग 24% था, किंतु अब वह घटकर 14.9% हो गया था। दक्षिण अमेरिका में भी जर्मनी का व्यापार 16% से बढ़कर 19% हो गया था, किंतु ब्रिटेन का व्यापार 21% से घटकर 28% हो गया था। तुर्की साम्राज्य में भी इंग्लैंड का व्यापार घट एवं जर्मनी का व्यापार बढ़ रहा था। इस प्रकार जर्मनी ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापार को प्रत्येक जगह हानि पहुंचा रहा था। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति एवं व्यापार से इंग्लैंड चिंतित हो उठा। उसकी क्रांतियों को रोकने के लिए संसार में शक्तिशाली देश दो विरोधी गुट में बट गए। जर्मनी ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए ऑस्ट्रिया और इटली के साथ मिलकर एक गुट कायम कर लिया और इंग्लैंड ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए फ्रांस, रूस एवं जापान के साथ मिलकर दूसरा गुट कायम कर लिया। दोनों ही आपसी विरोध दिनों-व-दिन बढ़ते गए और अंत में संसार का फिर से बंटवारा करने के लिए 1914 में दोनों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसे साम्राज्यवादी युद्ध कहा जा सकता है। सर्वप्रथम साम्राज्यवादी युद्ध का अंत 1918 में हुआ था, जिसके फलस्वरूप जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली तुर्की के साम्राज्यों का अंत हुआ और यूरोप में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया नामक नए राज्य स्थापित हुए। फ्रांस एवं इंग्लैंड के उपनिवेशों का विस्तार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध से एशिया में नई जागृति पैदा हुई, जिससे रूस में क्रांति हुई और रूस की क्रांति ने संसार के आधुनिक इतिहास में एक नवीन सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का उदाहरण उपस्थित किया। नेक्स्ट आता है हमारी सेकंड यूनिट, जो कि हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।